गुड मॉर्निंग दीपक जी, प्रियंका जी। सबको सबको गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। हाँ बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्लास 9 तारीख को हुई थी शायद। हाँ ठीक है, ठीक है अमन जी। जय श्री कृष्णा। एक्चुअली एक क्लास अभी 9 बजे खत्म हुई है, तो थोड़ा 5 मिनट रेस्ट करके मैं क्लास शुरू करता हूँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग सबको। राधे राधे। विटामिन नहीं हुआ है क्या अभी? ओके। हाँ सूर्य मिश्रा जी, पीडीएफ में सेव करूंगा, ठीक। हाँ न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विटामिन, देन उसके बाद डाइजेस्टिव प्रोसेस, और डाइजेस्टिव प्रोसेस के बाद हम लोग चलेंगे बायोटेक में, ठीक, मेंस के टॉपिक पे। और बायोटेक में ही हम सारा डिजीज उसमें कवर करेंगे आपका। सचिन जी फिजिक्स और केमिस्ट्री सब टेक्नोलॉजी पोर्शन में ही कंप्लीट होगी। ट्रेडिशनल फिजिक्स और ट्रेडिशनल केमिस्ट्री, ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक फिजिक्स और पारंपरिक केमिस्ट्री ये तो आती नहीं है। फिर आपकी जो आईएएस में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो पोर्शन आते हैं वो मैं मेंस में कवर कर लूंगा, मेंस के साथ हो जाएगा। नहीं बायोटेक कल से होगा, आज से नहीं, क्योंकि ये पोर्शन है आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस। तो डाइजेस्टिव प्रोसेस कल हॉलीडे है। अच्छा हाँ छठ पूजा है, बिल्कुल सही सही। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक से मिलेंगे, टेंशन क्यों लेते हैं। हाँ विटामिन करवाना है। अरे आपका कोर्स में पूरा करवा के जाऊंगा, साइंस टेक का एक भी पोर्शन में छोड़ूंगा नहीं, पूरा कंप्लीट मैं करवा दूंगा। और 2019 और 2020 का अलग से मैं आपको करंट भी अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति अच्छा किसी ने न्यूज चला दिया है, ऑडियो ऑन करके प्लीज उसको बंद करें। प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन ने
सूर्य मिश्रा अपनी माइक आप बंद करिए। चलिए चलते हैं हम लोग। अरे वाह रॉकी जी, क्या हाल चाल है? विटामिन हम तो ऑलवेज मस्त रहते हैं। ठीक, अच्छा अब आइए चलते हैं विटामिन पे। तो सबसे पहले इसकी खोज, विटामिन की जो खोज की थी रामेश्वरी जी, एक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46, डिपेंड करती है। जो हमारी सेल्स होती है ना, ये जो सेल्स 2 टाइप्स की होती हैं। एक को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल्स यानी कायिक कोशिका, और दूसरी होती है जर्मिनल सेल यानी जनन कोशिका। ध्यान से सुन लीजिए, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। तो जो कायिक कोशिका होती हैं उनमें एक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। लेकिन जो जनन कोशिका होती हैं, जनन कोशिका अगर हम मेल की बात करें तो पुरुषों में जो जनन कोशिका होती है उसको हम बोलते हैं स्पर्म, और फीमेल की जो जनन कोशिका होती है उसको हम बोलते हैं एग। तो स्पर्म और एग में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है प्रत्येक कोशिका में वो होती है 23। ठीक है, तो सामान्य तौर पे अगर हम कहें कि कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है तो जनरली हम कितना बताते हैं 46। ठीक है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि जनन कोशिका में कितनी होती है तो जनन कोशिका में होती है 23। ठीक, तो जो विटामिन की खोज की थी, खोजकर्ता थे N.I. ल्यूनील। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले विटामिन की खोज की थी और इस विटामिन का नाम दिया था फंक साहब ने। विटामिन नाम दिया था फंक साहब ने। ठीक है, और विटामिन मत, जो विटामिन एक तरीके से थियरी है। ठीक है, जो विटामिन कॉन्सेप्ट, विटामिन थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक हैं वो है आपके हॉपकिंस एवं फंक। इन्होंने विटामिन का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, अब अगर हम एक बात करें कि विटामिन हैं क्या, तो विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं। ठीक, कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो ऊर्जा का उत्पादन नहीं करते, यानी कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका सामान्यतः शरीर में निर्माण नहीं होता। ठीक, थोड़ी बहुत मात्रा में हो सकता है लेकिन सामान्यतः विटामिन का निर्माण नहीं होता। थर्ड में इंद्रजीत जी लिखा है विटामिन मत। विटामिन मत का मतलब थियरी या कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, विटामिन कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे आपके हॉपकिंस और फंक। दो अलग अलग हैं दोनों नाम। क्लियर?
तो विटामिन की खोज की थी N.I. ल्यूनिन ने, नाम दिया था फंक साहब ने, और इसका कॉन्सेप्ट या थ्योरी दिया था हॉपकिंस एवं फंक, दोनों लोगों ने मिलकर 1912 में दिया था। जबकि विटामिन की जो खोज हो गई थी वो 1881 में ही हो गई थी, बट इसका कॉन्सेप्ट आया था 1912 में। तो जो विटामिन होते हैं इनका सबसे जो यूनिक कैरेक्टर क्या है? यूनिक कैरेक्टर ये है कि ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी कार्बन के बने यौगिक होते हैं, और सामान्यतः इनका शरीर में निर्माण नहीं होता। और विटामिन से, जैसे हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स पढ़ा था, तो विटामिन से हमको किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती। यानी कि विटामिन से क्या होता है? ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। जबकि आपने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट से भी मिलता है, प्रोटीन से भी मिलता है और फैट से भी मिलता है, लेकिन विटामिन से हमको किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। और ये शरीर में कोशिकाओं में, यानी शरीर की कोशिकाओं में एंजाइम्स की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है। नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीडीएफ तो मैं भेज ही दूंगा ना। हाँ, जितना न्यूट्रिशन में मैं पढ़ाऊंगा उतना ही काफी है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक, मैं पूरा बता दे रहा हूं 4th पॉइंट के। हाँ, लिखते रहिए, लिखने से हेल्थ अच्छा नहीं होता है ना। हाँ, लिखने से दिमाग अच्छा होता है। लिखने की अगर आपकी हैबिट है तो अच्छी बात है, लिखना भी चाहिए, क्योंकि फाइनली मुकाबला तो आपका मेंस से ही है। और लिख कर पढ़ने से दो चीजें होती हैं कि आपके दिमाग में वो चीजें अच्छे से बैठती हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड की जो कैप्सूल है वो दिन में आपको एक बार लेना चाहिए, वो भी खाना खाने के पहले लेना चाहिए। और ओमेगा 3 फैटी एसिड की जो टैबलेट मार्केट में आती है वो कॉड लिवर ऑयल से बनी होती है, मछली के तेल से बनी होती है। तो याद रखे रहना, अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड का टैबलेट खा रहे हो तो दूध के प्रोडक्ट मत लेना, नहीं लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, कभी भी किसी भी दवा का सेवन कोई कह दे और आप करना शुरू कर दो, ये बड़ा नुकसानदेह होता है। तुरंत तो हम कर लेते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में हमारे किडनी पे इफेक्ट डालना शुरू होता है। और विवेक जी, अभी आप लोगों की उम्र कितनी है? बहुत होगी उड़ के तो 27 साल 26 साल, अभी इसके नीचे ही है ना। तो आप हरी सब्जियों को खाइए, अच्छे न्यूट्रिशन लीजिए, टैबलेट के चक्कर में क्या पड़े, है ना। भारत से इंडिया मत बनिए, भारत ही रहने दीजिए, अच्छा रहेगा। हाँ, तो 21 साल का है तो क्या पर ओमेगा 3 फैटी एसिड के भी क्या जरूरत पड़ा, हरी सब्जी खाओ। अब जाड़े का समय देखो, अभी है, मूली है, गाजर है, टमाटर है ना, पपीता है, खूब जम के खाओ। ये कैप्सूल का बाप है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ऐसा थोड़ी ये कॉड लिवर आला लोगे आप तभी है। हरी सब्जी खूब खाओ, पत्ती वाली सब्जियां खूब खाओ, है ना। जाड़े के महीने में 3 महीना जितना आप खा लोगे ये सब चीजें, ये साल भर का पूरा मेंटेन कर देती है ना। अब आपकी उम्र 21 साल है, इसमें तो लोहा भी पच जाना चाहिए आपकी बॉडी में। चलिए ठीक है, आते हैं। दवाओं के ऊपर ज्यादा निर्भर न रहें, मेरा कहने का मतलब ये है ना। अब अदिति जी मैं मेल कर दूंगा, आप हमको मेल कर दीजिएगा, तो मैं बता दूंगा कि नींद बहुत आती है तो उसको कैसे रोका जाए। ठीक है ना, अभी क्लास चल रहा है, अभी क्लास चलने दीजिए। नींद अच्छी आती है तो बहुत अच्छी बात है कि नींद ज्यादा आने से सुंदरता बढ़ती है। लड़कियों को नींद ज्यादा आती है, से लड़कियां सुंदर होती है ना। अच्छी बात है, सोना अच्छी बात है। चलिए, तो विटामिन की खोज मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं सबको, N.I.
न्यूलिन ने की थी। नाम दिया था इसको फंक साहब ने, और विटामिन थियरी, विटामिन कॉन्सेप्ट दिया था हॉपकिंस एवं फंक साहब ने। विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं और शरीर में इनका निर्माण सामान्यतः नहीं होता है। कुछ मात्रा में विटामिन डी, ए और के का निर्माण होता है, बाकी का नहीं होता। और विटामिन से हमको किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती, किसी भी प्रकार की। विटामिन क्या काम करते हैं कि हमारे शरीर में जो कोशिका हैं, उन कोशिकाओं में एंजाइम्स की सक्रियता में सहायक होते हैं। ठीक है, मतलब कि ये उपापचयी क्रियाओं को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ठीक है, और विटामिन शरीर की सामान्य वृद्धि और रोगों से रक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। अब अभी तक अगर हम बात करें तो लगभग 20 प्रकार के विटामिन खोजे जा चुके हैं। ठीक है, 20 टाइप्स के विटामिन अब तक खोजे जा चुके हैं। तो विटामिन के यूनिक फीचर क्या क्या हुए? ये ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण सामान्यतः शरीर में नहीं होता, इनसे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती, ये हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, और ये एंजाइम्स की सक्रियता में सबसे अधिक भाग लेते हैं। ठीक है, इनका मेन 2 कार्य है, शरीर की वृद्धि, सामान्य वृद्धि को नियंत्रित करना और रोगों से रक्षा करना। ठीक है, तो जो पहली चीज हमने बताया कि हमें विटामिन से ऊर्जा तो नहीं मिलती, लेकिन जिन पदार्थों से ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ठीक है ना, तो उन पदार्थों की सक्रियता के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऊर्जा इनसे नहीं मिलती, लेकिन जिन पदार्थों से हमको ऊर्जा मिलती है उनके लिए भी विटामिन बहुत आवश्यक होता है। और इसी वजह से हम विटामिन को ग्रोथ फैक्टर यानी कि वृद्धि तत्व, यानी विटामिन को हम ग्रोथ फैक्टर, वृद्धि तत्व भी कहते हैं। ठीक है, अभी बताया था ना शुभम जी, विटामिन का जो कार्य है वह एंजाइम्स की सक्रियता का। विटामिन क्या करती हैं, हमारे शरीर में एंजाइम्स की सक्रियता को नियंत्रित करती हैं, उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। ठीक है ना, शरीर में सामान्य वृद्धि को नियंत्रित करती हैं। इसके साथ साथ जो आपके शरीर में रोग होते हैं, उन रोगों से हमारी रक्षा भी करती है। ठीक है, तो ये इनके आपके बेसिक वर्क हैं, सामान्य वर्क हैं आपके विटामिन के। अगर इनकी अधिकता हो जाए, इसलिए इनको जैसे न्यूट्रिशन जो होते हैं, पोषक होते हैं, वो 2 टाइप्स में डिफाइन किए जाते हैं, मैक्रो और माइक्रो। ठीक है ना, एक को हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे को हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे आप इन शब्दों से परिचित होंगे, मैक्रो का मतलब बड़ा और माइक्रो का मतलब छोटा। ठीक है, तो मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, मतलब इनकी हमको अधिक आवश्यकता होती है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके आते हैं विटामिन, इनकी हमको कम आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन अगर विटामिन की कमी हो जाए, जैसा मैंने बताया कि विटामिन आपके बॉडी में संचित नहीं होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये विटामिन बॉडी में बनते हैं आपके। कभी भी विटामिन आपके बॉडी में नहीं बनता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट बनता है। तो विटामिन की अगर कमी हो जाए, तो विटामिन की कमी से हमारा शरीर कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है। ठीक, अधिकता से कुछ नहीं होता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन की अधिकता हो जाए, तो विटामिन की अधिकता से हमारे शरीर को किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है। लेकिन अगर विटामिन अधिक हो जाए, अगर हम इसकी तुलना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट से करें, इन तीनों की मात्रा सामान्य से अगर अधिक हो जाएगा तो आप रोगी हो जाओगे। लेकिन अगर विटामिन अधिक हो जाए, तो विटामिन की अधिकता से किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता है। लेकिन अगर विटामिन की कमी हो जाए, तो विटामिन की कमी से हमारा शरीर
कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि विटामिन का वर्गीकरण। तो जनरली विटामिन को दो श्रेणियों में बांटा गया है। विटामिन को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरा वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन में आपके आते हैं विटामिन ए, डी, ई, के और विटामिन पी। वाटर सॉल्युबल विटामिन में आपके आते हैं विटामिन बी और सी। ये हाँ, विटामिन का जो वर्गीकरण किया गया है वो विटामिन को दो श्रेणियों में बांटा गया है मंजी। अमन जी, विटामिन पी एक प्रकार का विटामिन है, इसका केमिकल नाम होता है निकोटिनामाइड। ठीक है, अभी यहाँ पे कितने विटामिन जनरली आपकी किताबों में मिलेगा? विटामिन ए, डी, ई, के 4 ये और 2 वो 6, लेकिन टोटल विटामिन 20 टाइप्स के। ठीक है, अभी रिसेंटली WHO ने विटामिन पी पे अपना स्टेटमेंट दिया था। विटामिन पी पे काफी कुछ आया था, लगभग हो गया 5-7 महीने पहले, इसलिए हम भी विटामिन में विटामिन पी को ऐड कर दिए हैं। अब चूंकि यूपीएससी क्या है, ये एक ऐसे भूत हैं, मैं इनको भूत की संज्ञा देता हूं कि कब कहां पूछ ले कोई भरोसा नहीं रहता है ना। तो विटामिन ए, डी, ई, के, हाँ रामेश्वरी जी, माइक्रो और माइक्रो। ठीक है ना, अरे अजीत अभी पूरा मैं विटामिन पढ़ा लूंगा, तब आप देखिएगा आपको सब मिल जाएगा, है ना। विटामिन एच, विटामिन एम, मुझे पढ़ा लेने दीजिए भी पूरा विटामिन। अब आप लोग कहीं पढ़े होंगे तो बात दूसरी है, अब पढ़े होंगे तो नाम आपको याद है विटामिन एम, विटामिन एच, मुझे पढ़ा लेने दीजिए तो सारे विटामिन आपके उसमें आ जाएंगे, है ना। और विटामिन खत्म हो जाए फिर विटामिन से जितना क्वेश्चन पूछना हो पूछिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछिए, नेट से निकाल के पूछिए, किताब खोल के पूछिए, जहां से इच्छा हो पूछिए। आपको इतना कैसे याद है? योगा करा कीजिए, दिमाग संतुलित रहेगा। ह्यूमन ब्रेन जो होता है ना, एक ब्लैक बॉक्स होता है, इसको जैसे इस्तेमाल करोगे वैसे वो बनेगा। चलिए, विटामिन को दो श्रेणियों में बांटा गया है। कैसे? ऐसे विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो वसा में घुलनशील जो विटामिन हैं वो है आपके विटामिन ए, डी, ई, के, और जो आपके जल में घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन बी और सी। ठीक है ना। अब देखिए, हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अब वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो विटामिन से जो क्वेश्चन पूछता है, पहला कि किसी भी विटामिन का केमिकल नाम क्या है। ठीक, वो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि किसी भी विटामिन का जो उसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या है, यह पूछता है। इसके अलावा
उस विटामिन के उपनाम या फिर कॉमन नेम। दो टाइप से क्वेश्चन हुए। तीसरा होता है कि उस विटामिन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, अधिकता से नहीं, क्योंकि अधिकता से कोई रोग होता ही नहीं। तो पहला विटामिन का केमिकल नेम, दूसरा उसका उपनाम कॉमन नेम, या तीसरा उसका कमी से होने वाला रोग। जनरली जो उसका कॉमन नेम होता है ना, वो उसके काम के आधार पर रख दिया जाता है कि कौन सा विटामिन क्या काम करता है। अब जैसे मैं हूं, मेरा नाम संजय है, तो बहुतों को नाम नहीं पता होगा कि संजय सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि मैं टीचर हूं, करेक्ट। तो मेरी आइडेंटिटी कैसे हो गई? नाम नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है कि हम कार्य क्या करते हैं, तो टीचिंग है, ठीक है। तो उसी वजह से कोई भी विटामिन क्या कार्य करता है उसके अनुसार भी उसका नाम रखा जाता है, तो उसको हम कॉमन नेम या उपनाम बोल देते हैं। तो इस चैप्टर से इसी 3 टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक। तो चलिए हम एक एक विटामिन की चर्चा करते हुए चलें। तो पहले हम विटामिन ए को ही पकड़ते हैं, है? विटामिन ए, केमिकल नेम इसका है रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका केमिकल नेम। देखिए किसी भी विटामिन का जो हम पहला नाम लिखेंगे ना, वो उसका केमिकल नाम होगा, ठीक है। दूसरा इसको हम बोलते हैं एंटी इन्फेक्शनल विटामिन, सेकेंड नाम है इसका एंटी इन्फेक्शनल विटामिन, या इसको हम बोलते हैं एंटी कैंसर विटामिन, या इसको हम बोलते हैं डिजीज रेजिस्टेंस विटामिन। ठीक। तो विटामिन ए के पहला नाम इसका रेटिनॉल, केमिकल नाम, बाकी इसके उपनाम है एंटी इन्फेक्शनल विटामिन, एंटी कैंसर विटामिन और डिजीज रेजिस्टेंस विटामिन। यानी ये क्या करते हैं, आपके संक्रमण से भी बचाते हैं, कैंसर से भी बचाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाने का कार्य करते हैं। इस वजह से ये 3 मेजर कार्य करते हैं आपको। अब ये जो विटामिन होते हैं, ये आपकी सामान्य दृष्टि, यानी कि नॉर्मल विजन, ये सामान्य दृष्टि के लिए अति आवश्यक होते हैं, अत्यंत आवश्यक होते हैं विटामिन ए। यानी विटामिन ए हमारे नॉर्मल विजन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, और इनकी जो सर्वाधिक मात्रा होती है, सबसे अधिक अगर कहीं विटामिन ए पाया जाता है तो वो है कॉड लिवर ऑयल। मछली के तेल को हम बोलते हैं कॉड लिवर ऑयल। मछली के तेल में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाई जाती है। विटामिन सी को छोड़कर जनरली एग में लगभग सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, बट अंडे में विटामिन की मात्रा है, जो एग होते हैं
रामेश्वरी जी, एंटी इन्फेक्शनल का मतलब ये विटामिन जो होता है वो आपको संक्रमण से बचाता है, ठीक है। हाँ प्रमोद जी, बिल्कुल मिल जाएगा उसमें। सामान्य दृष्टि का मतलब विटामिन, सचिन जी, विटामिन ए जो होता है, ये जो आपकी आंख है ना, तो आपकी आंखों के रेटिना के लिए भी ये लाभदायक होता है। आंखों से जो आपका पानी निकलता है उसको भी ये कंट्रोल करता है, यानी आंखों की मांसपेशियों को ये फ्लक्चुएट करता है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाने देता। जो हमारे आंखों के अंदर कार्निया होती है उसको भी ये मेंटेन करता है। आंखों का जो सफेद भाग होता है स्क्लेरा, उसको भी ये मजबूती प्रदान करता है। इस वजह से हम बोलते हैं कि सामान्य दृष्टि के लिए ये अति आवश्यक होता है। यानी विटामिन ए का जो मेन कार्य है वह आपकी आंखों पर कार्य करता है, ठीक है। अरे होता है भाई। अच्छा, अब 1 मिनट आप लोग सुन लीजिए, विटामिन के बारे में एक कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए। तमाम प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास। कोई भी फ्रूट हो, कोई भी फल हो, कोई भी सब्जी हो, सारे फल सब्जी में सारे विटामिन पाए जाते हैं। बस इस कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में बैठाए रखिए। कोई भी वेजिटेबल्स हो, कोई भी आपका फल हो, सभी वेजिटेबल्स में, सभी फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं, ठीक। बट हम बोलते हैं कि आंवले में विटामिन सी ज्यादा पाया जाता है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आंवले में दूसरे विटामिन की तुलना में विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है। इस वजह से हम बोलते हैं कि आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। अब ऐसा नहीं कि उसमें ए नहीं होता है, ए भी होता है, लेकिन सी की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। आपका एप्पल है, कैरेट है, इसमें विटामिन ए का कंटेंट क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। अब आप एक चीज मैं आपको बताऊंगा जिसको खाते ही आप चिल्ला पड़ते हो कि इसमें कौन सा विटामिन है। कोई बता सकता है? वो ऐसा पदार्थ है कि उसको खाते ही वो पदार्थ चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि हमारे अंदर ये विटामिन है। 5-7 तो हरी मिर्च खा लेना है, हाँ, तो कैसी आवाज आती है? सी की आवाज आती है ना। तो मिर्च में भी विटामिन सी होता है, लेकिन हम कभी मिर्च का नाम नहीं लेते हैं, आंवले का ही नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि आंवले में कंटेंट ज्यादा होता है विटामिन सी का, ठीक है ना। तो जितने भी पोषक पदार्थ हैं, 2 मेन पोषक पदार्थ हैं हमारे, याद रखिए रहिएगा। एक है मिल्क और दूसरा है आपका शहद, ठीक है। ये 2 मेन पोषक पदार्थ हैं। तो मिल्क एक ऐसा पोषक पदार्थ है जिसमें सारे मिनरल्स होते हैं, सारे विटामिन होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन मिल्क में विटामिन सी नहीं होता, ठीक। लेकिन शहद एक ऐसा पोषक पदार्थ है जिसमें सारे मिनरल्स और सारे विटामिन होते हैं, विटामिन सी भी होता है शहद में, ठीक है। अब यहां पे मैं किसी भी विटामिन में ये नहीं लिखवाऊंगा कि ये इसमें पाया जाता है। सिंपल सा एक जवाब है उसका कि हर एक खाद्य पदार्थ में सारे विटामिन पाए जाते हैं। और अब वो जमाना गया जब गधा पकौड़ी खाता था। एक समय आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते थे कि विटामिन सी निम्न में से किन किन पदार्थों में पाया जाता है। अब वैसे क्वेश्चन नहीं आते। आईएएस तो कभी भूल कर भी नहीं पूछता है। आईएएस सीधे पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी कैंसरस विटामिन, है ना, डिजीज रेजिस्टेंस विटामिन। आईएएस वाले नालायक तो रेटिनॉल को भी हम नहीं पूछते, यही उपनाम को रिपीट करके पूछेंगे, ठीक है। तो विटामिन ए क्या है? सामान्य दृष्टि के लिए सहायक होते हैं, आवश्यक होते हैं, और इनकी कुछ मात्रा जो होती है वो हमारी जो यकृत कोशिकाएं होती हैं, यकृत कोशिकाओं में ये बीटा कैरोटीन के रूप में बनती है। यानी हमारी जो यकृत कोशिकाएं होती है ना, हमारी जो लीवर सेल्स होती हैं, ये कुछ मात्रा में विटामिन ए को बनाती हैं। और वो किस रूप में बनाती हैं? बीटा कैरोटीन के रूप में बनाती हैं। और यही बीटा कैरोटीन बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? विटामिन ए में, ठीक। तो जनरली शुरू में मैंने आपको बताया था ना कि विटामिन का संश्लेषण हमारे बॉडी में नहीं होता है, लेकिन कुछ मात्रा में विटामिन ए का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है।
तो यकृत कोशिकाएं बीटा कैरोटीन के रूप में कुछ मात्रा में विटामिन ए का संश्लेषण करती हैं, ठीक है। और इनका प्रमुख कार्य क्या है, किससे रिलेटेड है, आपकी आंखों से रिलेटेड है, ठीक है। यानी ये हमारे आंखों के विभिन्न भागों को क्या करती हैं, अच्छे ढंग से बनाए रखती हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार के रोग को नहीं उत्पन्न करने देती, ठीक है। तो विटामिन ए का मेन काम कहां होता है, आपकी आंखों पर। तो जाहिर सी बात है कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो इसका प्रभाव भी कहां होगा, ज्यादा आंखों पर ही। तो अगर हम हाँ बिल्कुल विवेक जी, मिर्ची तो आंखों के लिए अच्छी है ही है ना। विटामिन सी भी होता है, विटामिन ए भी होता है, इसीलिए तो मिर्ची ज्यादा खाते हो तो आंखों से आंसू निकलने लगता है, और जब आंसू निकलता है तो बोल देता है कि नहीं बस करो, अब मत करो, क्योंकि अब ज्यादा विटामिन हो जाएगा तो कोई काम नहीं करेगा, फिर वो बाहर निकल जाएगा, है ना। हाँ बिल्कुल, कोई जरूरी है कि विटामिन ए की कमी से ही चश्मा लग जाए, है ना। अब आप मुझे ही देख लो, चश्मा लगा हुआ है तो विटामिन ए की कमी से थोड़ी लगा हुआ है, ये तो शर्त लग गई थी, खाली पार्ले जी पे क्रिकेट मैच का लग गया बाल आके, एक काम खत्म हो गया। आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे ना कैनवस के बाल से, तो हम लोग तो ड्यूज के बाल से खेलते थे, लग गया आंखों पे। 7 दिन मेरी आंखें नहीं खुली थी, उसमें मैं क्लास 9th में था, डॉक्टर ने चश्मा लगा दिया, तो आप ही लोगों की तरह फैशन के चक्कर में हम भी चश्मा नहीं लगाते थे। 12th तक आते आते हालत खराब हो गई, पावर मेरा बहुत ज्यादा हो गया था। फिर अपने मेडिकल पढ़ाई के दौरान फिर अपने अपना उपचार करना शुरू किया, देसी उपचार शुरू किया। 2.75 से बगैर दवा के हमारा पावर आ गया है 0.75, प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो आपकी जो पौराणिक चीजें हैं, प्राचीनतम चीजें हैं, बहुत इफेक्टिव हैं। चलिए, विटामिन ए, ठीक। विटामिन ए की कमी से जो पहला रोग है वो है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, फ्लैश आ रहा है ना, इसको हम बोलते हैं रतौंधी। अब बाद में बताएंगे पावर कैसे कम किया है। सिंपल चीज है, आंखों का पावर कम करने की चीजें आपके किचन में मौजूद है, उसका इस्तेमाल करो, आंखों का चश्मा उतर जाएगा, 3 साल मेरी गारंटी है। अगर पढ़ने से आंखें कमजोर हुई हैं, चोट वोट नहीं लगा है, नॉर्मली आपकी आंखें डिस्टर्ब है, विटामिन मिनरल्स, अगर इन सब चीजों से आपकी आंखों पे चश्मा लगा है तो 1 साल, 3 मैक्सिमम 3 साल, साल भर के अंदर आपका सारा चश्मा उतर जाएगा, ठीक है। यहां तक कि अगर लेंस में प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर चोट लग गई है, चोट लगने की वजह से अगर प्रॉब्लम है, तो एक्चुअली जो नर्व से कनेक्टेड होती है ना, आपको बताया था नर्वस सिस्टम में नर्व एक बार खराब हो गई तो रिपेयर नहीं होती है, तो अगर नर्व से अटैच हो गई तब तो आपको चश्मा लगाना ही पड़ेगा। खैर उसकी बाद में बात होगी। पहला रोग विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस को हम बोलते हैं रतौंधी, ठीक है। तो रतौंधी क्या होता है कि जब व्यक्ति के अंदर विटामिन ए की कमी होती है, उसको नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो उसको रात में स्पष्ट दिखाई नहीं देता, रात्रि में स्पष्ट दिखाई नहीं देता। एक्चुअली जो हमारी आंखें होती है ना, ये, इसको आप बनाइएगा मत, बस अभी केवल सुन लीजिए। ये हमारी पलकें होती हैं, आईलिड, केवल सुनना है, लिखना नहीं है ना, आपको नोट्स बनाना है। तो आंखों का जो सबसे बाहरी स्तर होता है ना, सबसे बाहरी स्तर आंखों का हो तो उसको बोलते हैं कंजक्टाइवा, डॉट डॉट जो मैं बना, ठीक है।
कंजक्टाइवा के बाद जो दूसरा स्तर होता है उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा, यानी ये होती है हमारी कंजक्टाइवा। दूसरा जो व्हाइट पार्ट होता है, जो आप आंखों का सफेद पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा के बाद तीसरा स्तर होता है, उसको हम बोलते हैं कोरॉइड्स। कोरॉइड्स के बाद चौथा स्तर होता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के बाद होता है आपका आइरिस। आइरिस में एक छोटा सा छिद्र होता है, उसको हम बोलते हैं प्यूपिल। इसके पीछे होता है बाइकॉन्वेक्स, उभया उत्तल लेंस होता है, ये है हमारा लेंस। और लेंस के ठीक पीछे वाले पार्ट पर इसको हम बोलते हैं रेटिना। और इसी रेटिना से नर्व फाइबर निकलती हैं, जो तंत्रिका तंत्र ब्रेन में जाके आपके ऑप्टिकल पार्ट, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना बताया था, उससे जाके ये अटैच हो जाती है। ठीक है, तो अब कॉनिकल शेप में होती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो आंखों का सबसे बाहरी भाग होता है कंजक्टाइवा। ठीक है, मैं नाइट ब्लाइंडनेस पे आ रहा हूं इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। तो कंजक्टाइवा ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, और कभी कभी जब आपकी आंखों में धूल के कण या कोई वायरल इंफेक्शन हो गया, इसकी वजह से ये लेयर क्या हो जाती है, स्वेल कर जाती है, आपको दिखाई नहीं देती। तो उस वजह से आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी आने लगता है, दर्द भी करने लगता है। उसी को हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस, जिसको हम आम बिहारी भाषा में बोल देते हैं आंख आना। ठीक है ना, आंखें लाल हो जाती हैं, स्वेल कर जाती हैं वगैरह, तो उसको हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। इसके बाद आंखों का सफेद भाग होता है, आंखों के सफेद भाग को हम बोलते हैं स्क्लेरा। ठीक है, ये स्क्लेरा क्या करती है, अपने पीछे के जितने भी भाग हैं उसको ये प्रोटेक्ट करती है। स्क्लेरा के बाद आती है आपकी कोरॉइड्स। तो कोरॉइड्स CH होता है, तो जो कोरॉइड्स होता है ये क्या करता है, आंखों के विभिन्न भागों को ऑक्सीजन एवं ब्लड सप्लाई करता है, जितने भी पार्ट होते हैं। ठीक है, कोरॉइड्स के बाद फिर आता है आपका कॉर्निया। कॉर्निया क्या करती है, कॉर्निया से मैक्सिमम अधिकतम मात्रा में जो प्रकाश आती है बाहर से, वह ट्रांसमिट होकर कहां पड़ती है, आपके आइरिस और प्यूपिल पे। यानी कि ये लास्ट पार्ट है कॉर्निया, जहां से प्रकाश अपवर्तित होकर कहां पड़ता है, आपके आइरिस। ठीक है, अब आइरिस ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ये टोटल कैसा होता है, अपारदर्शी होता है। यानी इस आइरिस से कोई भी लाइट अंदर नहीं जाती है, ये कैमरे के डायफ्राम की भांति काम करता है। और इसी आइरिस में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल। और इस जो आइरिस हम बोल रहे हैं ना, इसी आइरिस पे आपके कलर पिगमेंट पाए जाते हैं छोटे छोटे। और ये जो कलर पिगमेंट होते हैं वो 3 प्रकार के मनुष्यों में होते हैं, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन, ट्रिपल बी बोलते हैं इसको। और इसी आइरिस पर जो आपके कलर पिगमेंट होते हैं, इसी की वजह से आपकी आंखों का रंग निर्धारित होता है। ठीक है, जो आपकी आंखों का एक तो सफेद भाग दिखता है और दूसरा एक काला भाग दिखता है। ठीक है ना, तो काला भाग इसलिए दिख रहा है क्योंकि आइरिस पे ब्लैक पिगमेंट है। कुछ लोगों का भूरा आंख दिखता है, तो भूरा आंख इसलिए दिखता है क्योंकि वहां पे ब्राउन पिगमेंट है। और कुछ लोगों की आंखें नीली होती हैं, व्हाइट के अलावा नीला पार्ट होता है ब्लैक की जगह। ठीक है, तो वहां पे उनके नीले रंग के पिगमेंट होते हैं, ये जीन की वजह से होता है। तो आंखों का रंग निर्धारित किससे होता है, आइरिस पे पाए जाने वाले कलर पिगमेंट पे। अच्छा, आप देखिएगा कि जानवरों की आंखें रात में चमकती हैं, टॉर्च जलाओ तो वो इसलिए चमकती हैं कि ये जो कोरॉइड्स लेयर होता है ना, इसी कोरॉइड्स लेयर के ऊपर एक जानवरों में, ह्यूमन में नहीं होता है, जानवरों में एक पतली झिल्ली पाई जाती है। उस पतली झिल्ली को हम बोलते हैं टैपिटीन। और ये टैपिटीन क्या करती है, कार्निया के पहले लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तित कर देती है। इस वजह से जानवरों की आंखें क्या होती हैं, रात्रि में चमकती हैं। ह्यूमन की भी आंखें रिफ्लेक्ट करती हैं, लेकिन उतनी रिफ्लेक्ट नहीं करती क्योंकि टैपिटीन लेयर नहीं होता है। इसी वजह से आप जो शुरू में आपको वीवो का फोन आया था, आप उससे फोटो खींचते थे रात में लोगों का, तो देखते थे आंखें बिल्कुल जानवरों जैसी दिखती थी, फ्लैश आ जाता था आंखों में। वो इसलिए आता था क्योंकि टैपिटीन होता नहीं है,
और ये जो मोबाइल्स कैमरे होते हैं, जैसे आजकल जो चाइनीज फोन है, Oppo है, Vivo है, Redmi है, Realme है, वगैरह वगैरह, है ना, सब तो एक ही तरीके से हैं। तो इनका बस एक ही काम है कि काले को गोरा, गोरे को काला बना देते हैं, और कोई काम नहीं है इनका, है ना। और हम भी दुकान पे जाते हैं तो क्या देखते हैं, कितने मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 32, अब तो और भी मेगापिक्सल के आ गए हैं, है ना। तो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाता है कि मेगापिक्सल जितना ज्यादा है फोटो की क्वालिटी उतनी अच्छी है, आप सबसे बड़े बेवकूफ हो। कभी भी फोन खरीदना आज के बाद से तो कैमरे का रिजोल्यूशन देख लेना, जितना ज्यादा रिजोल्यूशन होगा उतनी ही बेटर क्वालिटी होगी आपके फोटो की, ठीक है ना। 64 मेगापिक्सल आप वीवो से फोटो खींच के देख लो, और बेचारा 20 मेगापिक्सल सोनी या आईफोन से फोटो खींच के देख लो, और फिर उसको ब्लड करो, आईफोन का ब्लड नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वालिटी होती है, रिजोल्यूशन देख के आप क्या बोलता है मोबाइल खरीदा करो, है ना। तो आज जो भी है 12-15 जो भी है, क्वालिटी उसकी अच्छी है। तो आईफोन वगैरह में क्या होता है ना, नैनोटेक का इस्तेमाल ज्यादा होता है, नैनो मटेरियल्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है, इसलिए वो लॉन्ग टर्म चलता है और इसीलिए वो महंगी होती है, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी है कि आपको वीवो ले लिया, साल भर के बाद फिर कूड़ेदान में फेंकना पड़ता है ना। मैं तो कभी इस्तेमाल नहीं करता हूं कोई भी, Oppo, Vivo, Redmi, Realme, चाइनीज ही होता है, चले तो एक दिन, नहीं तो कबाड़ में। चलो, तो टेक्निक के कारण अब यहां पे जो आपकी कंडीशन होती है, आइरिस की वजह से हमारी आंखों का रंग, अब इस आइरिस में एक छोटा सा छिद्र होता है प्यूपिल, जिसको हम पुतली बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप एक दूसरे की आंखों में देखते हो ना, तो एक दूसरे की तस्वीर बनती है ना आंखों में, छोटा सा पार्ट होता है, तो जहां पे तस्वीर बनती है ना उसी को हम बोलते हैं प्यूपिल, ठीक है ना, पुतली। तो फाइनली आंखों से, इसी पुतली से प्रकाश होके कहां चला जाता है, आपके लेंस पर, ठीक। तो आंखों के अंदर जो लाइट जाता है वो किससे जाता है, इसी प्यूपिल से जाता है। और प्यूपिल की कंडीशन क्या होती है कि तेज लाइट में ये सिकुड़ जाती है और डीम लाइट में ये फैल जाती है। तो कम लाइट में ये क्यों फैल जाती है, ताकि लाइट ज्यादा लेंस पे चल जाए और आपको रात्रि में स्पष्ट रूप से दिखाई दे। और तेज लाइट में ये सिकुड़ जाती है क्योंकि तेज लाइट अगर आपके लेंस पे पड़ी तो आपकी आंखों में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो नेचुरली इसकी कंडीशन क्या होती है, तेज लाइट में ये सिकुड़ती है और धीमे लाइट में ये फैल जाती है। कौन, प्यूपिल। इसीलिए जो इसमें चश्मा जो लगाए होंगे बहुत सारे स्टूडेंट, तो अगर आप कभी डॉक्टर के यहां जाओ तो डॉक्टर आंख चेक करने के पहले एक दवा डालता है, ठीक है। उस दवा का नाम है एट्रोपिन, ठीक। अब वो दवा क्या करती है, तो एट्रोपिन क्या करती है, इस पुतली को फैला देती है, ठीक है। हाँ, बता रहा हूं आकाश जी कि क्यों डॉक्टर आंखों में लाइट मारते हैं। लाइट मारते थोड़ी है, लाइट से देखते हैं, मारना और देखना अलग चीज होता है। खैर फिलहाल, तो अब डॉक्टर क्या करता है, 10-15 मिनट पहले आपकी आंखों में एट्रोपिन डाल देता है। तो एट्रोपिन क्या करता है, इस पुतली को फैला देता है। क्यों दवा डालते हैं, क्योंकि क्लिनिक में लाइट कम है, लाइट कम है तो पुतली क्या हुई है, फैली हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आपका डॉक्टर आंख चेक करता है तो टार्च की रोशनी में देखता है, तो टार्च की रोशनी जैसे ही आपकी आंखों पे पड़ेगी तो पुतली क्या होगी, तेज लाइट में सिकुड़ जाएगी। और जब पुतली तेज लाइट में सिकुड़ जाएगी तो पूरे लेंस को डॉक्टर को देख ही नहीं पाएगा, पुतली सिकुड़ जाएगी तो लाइट कम जाएगी ना। तो इस वजह से एट्रोपिन दवा देता है ताकि आपकी पुतली क्या हो जाए, फैल जाए, और तेज लाइट में भी आपको लेंस को क्या कर सके, डॉक्टर अच्छे से देख ले। और जैसे ही आप क्लिनिक के बाहर आते हो तो आपको धुंधला दिखाई देने लगता है। वो इसलिए दिखाई देने लगता है कि दवा क्या कर रही है, उसको फैला रही है, और तेज लाइट क्या कर रही है, उसको सिकुड़ने का काम कर रही है। और इसी फैलने और सिकुड़ने का द्वंद्व चलता रहता है 10 से 15 मिनट, जब तक कि दवा का असर होता है, ठीक है। बाकी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब लाइट लेंस पे पड़ती है, लेंस के बाद की कहां पड़ती है, फिर रेटिना पर पड़ती है। अब ये जो रेटिना होती है,
इसी रेटिना पर किसी भी वस्तु का बिल्कुल आपका इमेज बनता है, इसीलिए हम रेटिना को क्या बोलते हैं, आंखों का पर्दा। अब जब यहां पर इमेज बनती है, इस इमेज की फिर इंफॉर्मेशन कहां जाती है, आपके मस्तिष्क तक। तो नाइट ब्लाइंडनेस के लिए इतना चीजें। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। अब जो हमारा रेटिना होता है, इस रेटिना में दो प्रकार की सेल्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं रॉड और दूसरे को हम बोलते हैं कोन। ठीक। तो जो रॉड सेल होती हैं, ये धीमे प्रकाश में देखने में सहायक होती हैं, डीम लाइट में, और ये कैसी होती हैं, तेज प्रकाश में देखने में सहायक होती है। ठीक। बट जो रॉड होती हैं, ये रंगों की पहचान नहीं करती, लेकिन जो कोन होती हैं, ये रंगों की पहचान करती है। ठीक। तो जो रॉड सेल होती हैं, ये धीमे प्रकाश में देखने में सहायक होती हैं, लेकिन रंगों की पहचान नहीं करती। लेकिन जो कोन सेल होती हैं, ये तेज प्रकाश में देखने में सहायक होती हैं और रंगों की भी पहचान करती हैं। तो अगर विटामिन ए की कमी हो जाए, तो विटामिन ए की कमी से रॉड सेल क्या होता है, कम बनने लगती है। क्या होती है, कम बनने लगती है। कौन सी सेल, रॉड सेल। और रॉड सेल का काम क्या है, ये धीमे प्रकाश में देखने में सहायक होती है। तो इसी वजह से हमको रात्रि में स्पष्ट दिखाई नहीं देता, क्योंकि विटामिन ए की कमी से रॉड सेल कम बनने लगती हैं, और जब रॉड सेल कम बनने लगती हैं, तो हमको रात्रि में स्पष्ट दिखाई नहीं देता। उस अवस्था को हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर बोलते हैं रतौंधी। ठीक, समझ गए कि रतौंधी में क्या होता है, व्यक्ति को रात्रि में स्पष्ट दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है बट क्लियर दिखाई नहीं देता, उसको हम बोलते हैं रतौंधी। ठीक। तो अब रॉड और कोन्स में अगर आप दिन के समय में हो, तेज लाइट में हो, तो तेज लाइट में कोन सेल एक्टिव होती हैं और डीम लाइट में रॉड सेल। जैसे अभी आप इस समय कमरे में पड़े हो, ठीक है। अब कमरे में आप पढ़ रहे हो, तो इस समय सूर्य की तो लाइट है नहीं, डीम लाइट है। तो डीम लाइट में इस समय कौन सा सेल एक्टिव होगा, रॉड सेल। और जैसे ही सूर्य के प्रकाश में जाओगे, तेज लाइट जाओगे, कौन सा एक्टिव हो जाएगा, कोन सेल। और ये रॉड कोन सेल हमेशा बनती रहती हैं और बिगड़ती रहती हैं हमेशा। ठीक है। जैसे आप अभी देखिए, कभी तेज धूप से आप अगर कमरे में एंट्री कीजिए, आप बाहर हैं, टहल रहे हैं, तेज धूप है, जैसे ही आप कमरे में आते हो, कुछ देर के लिए आपको दिखाई नहीं देता। होता है कभी कभी ऐसा, गर्मियों में अक्सर हो जाता है। तेज बाहर से आओ कमरे में, आंखों के पीछे दर्द क्यों होता है, बहुत सारे रीजन है आंखों के पीछे दर्द होने का, चाहे आंखों के आगे दर्द हो, चाहे आंखों के पीछे हो। पेन के बहुत सारे रीजन है, एक ही रीजन थोड़ी है। तो रीजन क्या होता है कि जब आप तेज लाइट से अपने कमरे में जाते हो, तो बाहर तेज लाइट है, तो उस समय कौन सी सेल एक्टिव है आपके शरीर के अंदर, आंखों के अंदर, कौन सेल। जैसे ही आप कमरे में जाते हो, तुरंत कौन सेल टूटना शुरू कर देती है और रॉड सेल बनना शुरू कर देती है। ठीक है। तो कोन सेल जब तक टूटकर रॉड सेल नहीं बन पाती है, उतने देर तक आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देता। और जैसे ही रॉड सेल बनना शुरू हो जाती है, आपको स्पष्ट दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से हमको कुछ देर के लिए दिखाई नहीं देता। संगीता जी, वर्णांधता जेनेटिकली बीमारी, मैक्सिमम जेनेटिकली बीमारी होती है, ठीक है। लेकिन अगर कोन सेल कम मात्रा में बनेगी, तो कोन सेल कम मात्रा में बनेगी तो आप रंगों की पहचान नहीं कर पाओगे। ठीक है।
उस कंडीशन को भी हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, एक्चुअली जो रॉड सेल होती हैं ये रोडॉप्सिन प्रोटीन की बनी होती हैं, कोन सेल जो होती है आयोडॉप्सिन प्रोटीन की बनी होती हैं। तो अगर आपके शरीर में आयोडॉप्सिन प्रोटीन कम बनेगी तो भी आप वर्णअंधता के शिकार हो जाओगे, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है ना, बट उसका ट्रीटमेंट है नॉर्मली दवा से ये ठीक हो जाता है। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस जो मैंने आपको जेनेटिक्स में बताया, जेनेटिकल डिसऑर्डर, वो जल्दी ठीक नहीं होता। लक्षण दोनों के सेम होते हैं। तो पहला रोग जो है आपका कौन सा है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक, दूसरा रोग जी हाँ बिल्कुल सुरेंद्र जी, तेज लाइट में पढ़ोगे तो भी आंखें खराब हो जाएगी, कम लाइट में पढ़ोगे तो भी आंखें खराब हो जाएगी, मॉडरेट लाइट होना जरूरी है। दूसरा रोग है जीरोफ्थैल्मिक डिजीज। जीरोफ्थैल्मिक डिजीज, इसको हम बोलते हैं आंखों का सुस्तपन। आंखों का सुस्तपन। तीसरा रोग है आपका कीरेटोमैलेशिया। कीरेटोमैलेशिया, इसका मतलब होता है कार्निया जो होती है आपकी सॉफ्ट हो जाती है, यानी कार्निया का कोमल होना, सॉफ्ट हो जाती है कॉर्निया। दिव्या जी, जिस जंतु को रात्रि में स्पष्ट दिखाई देता है दिन में नहीं दिखाई देता, तो जिस भी जानवर को दिन में दिखाई नहीं देता तो उसके अंदर कौन सेल अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, और जिस जानवर को रात में नहीं दिखाई देता उसके अंदर रॉड सेल अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे मुर्गा है, चिकन है, चिकन में रॉड सेल नहीं होते, इसीलिए देखिए शाम होते होते ये सब जहां अपने दरबे में जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, सूर्यास्त होते ही ये अपने घर को जाना शुरू कर देते हैं, इसलिए कभी मुर्गे पकड़ना हो तो शाम को पकड़ना खाने के लिए, है ना। सूर्यास्त होते ही उनको दिखाई देना बंद हो जाता है। तो जिसको दिन में नहीं दिखाई देगा उनके अंदर क्या है? कौन नहीं है, और जिनको रात में दिखाई नहीं देगा उनके अंदर रॉड नहीं है। ठीक है, जी नहीं शुभम कुमार जी, जो रॉड सेल होती हैं, रॉड सेल क्या करती हैं? डीम लाइट में देखने में सहायक होती है और रंगों की पहचान नहीं करती। इसलिए हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि रात में कपड़े मत खरीदा करो, वो इसीलिए कहते थे क्योंकि रात में लाइट कम होती थी और हमारी आंखें रंगों की सही पहचान नहीं कर पाती थी। ठीक है, पता चला रात को हम कपड़ा खरीद के लाए कुछ और कलर का और घर के आके हम सुबह देखें तो कुछ और कलर निकल गया। ठीक है, हम इसी वजह से वो होता था। तो रॉड सेल रंगों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है, लेकिन कोन सेल रंगों को डिफरेंशिएट करती है। ठीक, चौथी डिजीज है बिटॉट्स स्पॉट। मतलब कि आंखों के सफेद भाग में स्पॉट बनना। ठीक, तो ये 4 प्रकार के रोग हैं आपके विटामिन ए की कमी से। ठीक,
हाँ बिल्कुल सुरेंद्र जी, तेज लाइट में एक्टिव होते हैं। राजीव जी वो इसलिए होती है क्योंकि ये अनैच्छिक क्रियाओं के द्वारा, पहले तो ऐच्छिक होती हैं, ठीक है, ब्रेन के कंट्रोल में होती है, फिर बाद में ब्रेन के कंट्रोल में ये नहीं होती, इसलिए आप अपनी आंखों को, पलकों को ज्यादा देर तक खुला नहीं रख सकते। देखिए नाइट ब्लाइंडनेस तो हो गया, आंखों का शुष्कपन, यानी कि जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं, आई ग्लैंड्स होती हैं, उनमें जो तरल पदार्थ स्रावित होता है, तो विटामिन ए की कमी से वो आंखों का जो तरल पदार्थ है कम मात्रा में स्रावित होती हैं, इसलिए हमारी आंखों में एक सूखापन आ जाता है, ठीक, उसको हम बोलते हैं जीरोफ्थैल्मिक डिजीज। दूसरा किरेटो मलेशिया, किरेटो मलेशिया नहीं, मोतियाबिंद दूसरी तरफ होता है, मोतियाबिंद जो होता है अमन जी वो लेंस पे होता है, ठीक, उसको कैटरेक्ट बोलते हैं। जो किरेटोमलेशिया होता है, ये जो कार्निया होती है हमारी सॉफ्ट हो जाती है, तो जब कार्निया सॉफ्ट हो जाती है विटामिन ए की कमी से, तो प्रकाश अधिक मात्रा में अपवर्तित नहीं हो पाता। बिटॉच स्पॉट क्या होता है कि आंखों के सफेद भाग पे स्पॉट बन जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आंखों के जो दूसरी भाग हैं जिनको हमारा स्क्लेरा प्रोटेक्ट कर रहा है, वो सही ढंग से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। तो ये चारों के चारों जो डिजीज हैं वो आपके आंखों में विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और अभी तक आपके एग्जाम में सिर्फ इसी को, नाइट ब्लाइंडनेस को, जीरोफ्थैल्मिक डिजीज को पूछा गया, ठीक है, बाकी दो को नहीं पूछा गया है, तो इसमें दोनों को आप याद रखे रहिएगा, ठीक। नेक्स्ट विटामिन डी, विटामिन डी को हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। हाँ राजू जी, पाया जाता है, वो डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो आंखों की वो होती है, लेस होती है, जो केमिकल सब्सटेंस व्हाइटिस होती है ना, उसके साथ साथ जो आंखों के डस्ट पार्टिकल होते हैं जब मिक्स हो जाते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में आपकी आंखों के किनारे पड़े रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट विटामिन डी, विटामिन डी को हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। रोने से आंखें बड़ी हो जाती हैं, कौन कहता? सुरेंद्र जी, आंखों की साइज सबकी सेम होती है, आंखों की साइज न कभी घटती है न कभी बढ़ती है। 2.5 सेंटीमीटर हमारे आंखों की गोलाई होती है, वो उसी तरह रहती है, उसके ऊपर नीचे जो हड्डियां होती है ना वो घटती बढ़ती हैं, आंखें कभी नहीं बढ़ती, एक बार जितनी हो गई उतनी हो गई। हाँ, रेटिना में प्रॉब्लम हो तो ठीक हो जाता है। रेटिना के 2 पॉइंट होते हैं, ब्लाइंड स्पॉट होता है, येलो स्पॉट होता है। तो अगर जो किरणें होती हैं ब्लाइंड स्पॉट पे जाके मिलती हैं तो इमेज फॉर्म नहीं होता है ना, लेकिन अगर रेटिना से निकलने वाली जो तंतुएं होती हैं, नर्व फाइबर, अगर उसमें खराबी आ गई अदिति जी तो वो ठीक नहीं होता है। सुरेंद्र जी, रोने से आंखें बड़ी
नहीं होती, हाँ सुंदर जरूर हो जाती है। तो आप रोना शुरू कर दो, रोगे तो आपकी आंखें सुंदर हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल हर्ष जी, क्योंकि उसमें देसी घी और शहद होता है और ये दोनों एंटी बैक्टीरियल होते हैं, इस वजह से ये आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ ज्योति जी, ये अबिडॉट स्पॉट होता है, आंखों के सफेद भाग में छोटे छोटे स्पॉट बन जाते हैं। मसल्स में पूर्वी जी फैलाव हो जाता है, मसल्स में फैलाव हो जाने के कारण वो रेडिश दिखने लगती है। अरे सुंदर जी, आंखों में ग्लैंड्स होती है जिसको हम बोलते हैं आई ग्लैंड। जब आई ग्लैंड्स होती हैं उनसे जो स्रावित होता है पदार्थ उसको हम बोलते हैं आंसू, ठीक है। और उसी आंसू में होता है लाइसोजाइम नामक एंटी बैक्टीरियल पदार्थ जो हमारी आंखों को, कार्निया को बैक्टीरिया के संक्रमण से रोकता है, ठीक। तो उस वजह से हमारी आंखें क्या होती हैं, बैक्टीरियल संक्रमण से बच जाती हैं। तो आप जितना रोओगे उतना ही आपको आंसू निकलेगा और उतना ही आपकी आंखों को बैक्टीरिया संक्रमित नहीं कर पाएगा और उतना ही आपकी आंखें सुंदर होंगी, ठीक है। और आपको पता है कौन ज्यादा रोता है और किसकी आंखें सुंदर होती है। अपनी आंखें सुंदर रखना चाहो तो आप भी रोना शुरू कर दो, है। आंखों के नीचे जो डार्कनेस होता है मसल्स के सिकुड़ने से होता है, जनरली प्रोटीन की कमी से होता है। चलिए ठीक है, अब चलते हैं विटामिन डी पे। रोना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है ना। रोने से आपका ब्रेन हल्का हो जाता है, रोने से आपका एचडीएल बढ़ता है, एलडीएल कम होता है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इसीलिए देखिए हमारे देश में महिलाओं की उम्र पुरुषों से ज्यादा होती है। और इसीलिए महिलाएं जब रोती हैं तो गा गा के रोती है, देखा होगा आप लोगों ने। तो गा गा के क्यों रोती है, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन। एक तो रो रही है, आंसू निकल रहा है, तो आंसू निकलने से उनकी कार्निया प्रोटेक्टेड, आंखों पे कोई प्रभाव नहीं। गा गा के रो रही हैं, फेफड़ा ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है, ऑक्सीजन ज्यादा ले रही हैं, मतलब उनकी इम्यूनिटी वैसे ही बढ़ रही है ना। जो काम आप 1 किलोमीटर दौड़ के करते हो वो काम वो 2 मिनट रो के कर लेती है और गा गा के रोती है। तो फेफड़ा ज्यादा फैलता है, ऑक्सीजन ज्यादा जाता है, हीमोग्लोबिन ज्यादा जाता है, डब्ल्यूबीसी भी अधिक बनती है, आरबीसी भी अधिक बनती है, लोग इम्यूनिटी बढ़ गई, इसी वजह से ज्यादा दिन तक होती है। दूसरा कोई टेंशन नहीं लेती है ना। हमारे दिमाग में कुछ हो जाता है तो तमाम प्रकार का टेंशन, इनके दिमाग में कोई टेंशन नहीं। इनके दिमाग में कोई चीज डाल दो, 10 लोगों तक बात फैल जाती है, अपने फ्री, बाकी 10 लोग भूखते। तो टेंशन फ्री, तो हार्ट से भी सुरक्षित, फेफड़े से भी सुरक्षित, और ये दोनों अंग सुरक्षित, तो इम्यूनिटी वैसे ही बढ़ जाती है। तो हमारे देश में महिलाओं की उम्र ज्यादा होती है, जर्मनी में इसका उल्टा होता है, जर्मनी में पुरुषों की उम्र ज्यादा होती है। तो जो काम यहाँ पे बेचारी महिलाएं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए करती है, वही काम वहां पे जेंट्स करते हैं। खैर फिलहाल कैल्सीफेरॉल, केमिकल नाम विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, इसको सनशाइन विटामिन कहते हैं। भूल के भी मत ये सोचना कि ये सूर्य के किरणों में विटामिन पाई जाती है ना। जनरली लोग बता देते हैं कि सूर्य के किरणों में विटामिन डी होता है, विटामिन डी होता है। ये टोटल 101% रॉन्ग है। फॉर्मिक एसिड निकलता है जो हमारी मसल्स होती है, आंखों को सिकोड़ देता है, जिससे आंसू ज्यादा निकलने लगता है। तो प्याज काटते समय हेलमेट लगा लिया करो, तो आंसू नहीं निकलेगा, है ना। और अच्छा उपाय बता दे रहे हैं, प्याज काटते समय च्युइंगम खा लिया करो। तो च्युइंगम खाओगे तो आपकी मसल्स जो होती हैं फ्लक्चुएट करने लगती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती, सिकुड़ नहीं पाती हैं, तो आंसू नहीं निकलता, है ना। अक्सर प्याज काटते हैं तो जो एसिड जाता है ना, सल्फर बेस्ड होता है एसिड, जब वो आंखों में जाता है तो जो आई ग्लैंड्स होती है, मेबोनियन ग्लैंड, वो सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ जाती है तो उनके अंदर जितना भी तरल पदार्थ है वो बाहर आने लगता है। इस वजह से प्याज काटते समय हमको आंसू आता है। ये सब बड़ा ट्रेडिशनल पार्ट है, इस पे नहीं करना चाहिए। तो कैल्सीफेरॉल को हम बोलते हैं सनशाइन विटामिन, और इसको हार्मोनल विटामिन भी बोलते हैं। वो इसलिए कहते हैं
क्योंकि यही एक इकलौती विटामिन है जो हमारे शरीर में हार्मोन्स की तरह कार्य करते हैं। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, हार्मोनल विटामिन। तो कभी भी भूल के ये मत सोचिएगा कि सूर्य के किरणों में विटामिन डी पाया जाता है, बिल्कुल नहीं। हमारी जो त्वचा होती है ना, इसकी त्वचा में पाई जाती है एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल वसा युक्त पदार्थ, जिसको हम बोलते हैं अर्गेस्ट्रॉल। अर्गेस्ट्रॉल, इस अर्गेस्ट्रॉल पर जब अल्ट्रावायलेट यानी सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो ये किस में बदल जाती है, कैल्सीफेरॉल में। कैल्सीफेरॉल में। और ये जो कैल्सीफेरॉल है ये कई प्रकार के होते हैं, बट जो एक्टिव सक्रिय एक्टिव कैल्सीफेरॉल को हम बोलते हैं कॉलीकैल्सीफेरॉल। इसी को हम बोलते हैं विटामिन D3। फर्स्ट वाला कौन सा रितिका जी? दर्द होने पे इसलिए आंसू आता है कि आप रोने लगते हो ना, तो मसल सिकुड़ने लगती हैं, मसल सिकुड़ने लगती हैं तो आंसू आने लगते हैं। हाँ बिल्कुल 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 विवेक जी। अच्छा ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं विटामिन डी। जो विटामिन डी होता है तो आपकी जो त्वचा है ना, इस त्वचा पे एक वसा युक्त पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है अर्गेस्ट्रॉल। यानी कि ये जो अर्गेस्ट्रॉल है एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल मतलब वसा युक्त पदार्थ। ये कहां होता है, हमारी त्वचा में होता है, ठीक है। तो जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सूर्य की किरणें क्या करती हैं, इसी अर्गेस्ट्रॉल के रासायनिक संरचना में परिवर्तन कर देती हैं, और परिवर्तन करने के बाद इसको किस में बदल देती हैं, कैल्सीफेरॉल में। उसी कैल्सीफेरॉल्स को हम बोलते हैं विटामिन डी। यानी कि अर्गेस्ट्रॉल से कैल्सीफेरॉल बनने के लिए हमको क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। तो विटामिन डी कहां बन रहा है, आपकी त्वचा में। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं है। सूर्य का जो प्रकाश है वो सहायक होता है विटामिन डी के निर्माण में। क्लियर? तो अब ये जो कैल्सीफेरॉल बनता है, ये कई प्रकार के कैल्सीफेरॉल्स होते हैं, जिसमें सबसे सक्रिय जो कैल्सीफेरॉल्स होता है उसको हम बोलते हैं कॉलीकैल्सीफेरॉल, और इसी कॉलीकैल्सीफेरॉल्स को हम बोलते हैं विटामिन D3, ठीक। और यही जो विटामिन D3 है आपके शरीर में हार्मोन्स की तरह कार्य करता है, हार्मोन्स की तरह कार्य करता है। इसीलिए हम विटामिन डी को हार्मोनल विटामिन बोलते हैं, और विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। अब आते हैं इसके कार्य पे। इसका जो मेन कार्य है विटामिन डी का, तो विटामिन डी आपके हड्डियों की मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक। इसके साथ साथ जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है, उस बच्चे को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने का कार्य भी करती हैं विटामिन डी, ठीक है। यानी कि गर्भ में पल रहे शिशु को स्वस्थ रखने का भी कार्य करती हैं आपकी विटामिन डी। तो दो काम हो गया, एक तो हड्डियों की मजबूती करती हैं, गर्भ में पल रहे शिशु की सुरक्षा करती हैं, और तीसरा काम है
कि ये आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा को भी नियंत्रित करती है। कौन? विटामिन D3, सॉरी विटामिन डी। तो इतना काम आपकी कर रही है कौन? विटामिन डी। और अगर इनकी कमी हो जाए, ठीक, अब आप अक्सर देखिएगा कि जो मैटरनिटी हॉस्पिटल में आप कभी जाइए सुबह, तो जो बच्चे होते हैं उनके बच्चों को लेके लोग धूप दिखाते रहते हैं। तो धूप क्यों दिखाते हैं? क्योंकि जब बच्चे को धूप, अभी मॉर्निंग की धूप है ना, ऐसा नहीं कि गर्मी के दिनों में 12 बजे धूप दिखा दो बच्चे को तो मर जाएगा बेचारा, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जब बच्चे को धूप दिखाते हैं तो उस समय बच्चा सॉफ्ट है, उसकी हड्डियां कमजोर होती हैं, उसमें फैट कुछ नहीं होता है। तो जैसे उसकी किरणें त्वचा पे पड़ती हैं उसके, तो बच्चे के अंदर जो थोड़ा बहुत अर्गेस्ट्रॉल है वो किस में बदल जाता है? कैल्सीफेरॉल में। तो इस वजह से उसकी हड्डियां भी मजबूत हो जाती हैं और उसके अंदर फैट का भी एक लेयर बनने लगता है, क्योंकि वो मिल्क फीडिंग करता है और मां के दूध में तो फैट होता नहीं है। लेकिन बच्चों की हड्डियों के लिए क्या चाहिए? विटामिन डी। तो विटामिन डी कैसे मिलेगा? तो सुबह के इसीलिए बच्चों को तेल मालिश की जाती है, उससे विटामिन डी मिल जाता है बच्चों को, है ना। बुधा लाल बुढ़ी का वो लाल तेल सुना होगा कभी। जब बच्चे जन्म लेते हैं या घर में जाते हैं तो देखिए उनकी मालिश होती है विशेष तौर से अलसी के तेल से, है ना। दादी अम्मा होती है ना, पैर को तेजी तेजी में उसको मालिश करती हैं। आपकी तरह थोड़ी 2 बार नहाता है ना। दादी अम्मा मालिश करती हैं। तो जो तेल होता है अलसी का तेल, उसमें प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो ये बच्चों को स्किन भी मजबूत करता है, उनकी हड्डियां भी मजबूत करती हैं। और देखिएगा बच्चों के तालू भाग पर ढेर सारा दादी अम्मा तेल रख देती थी, यहाँ पर जहां पे ये धक धक करता है, ठीक है। तो उससे क्या होता था? बच्चों को कैल्शियम मिलता था, और जब बच्चों को कैल्शियम मिलता था तो जल्दी ही उनका क्या होता था? पीनियल ग्लैंड टूटकर किसमें कन्वर्ट हो जाती थी? छोटे छोटे ब्रेन के, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन सेंट, और फिर जाके उनके कलर को डिफाइन करती थी। तो बहुत सारी नेचुरल पद्धतियां थी जो हमारे पूर्वजों को पता थी, ठीक। तो इतनी चीजें आपके किसमें है? विटामिन डी। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो विटामिन डी की कमी से विटामिन डी का थर्ड नाम है ज्योति जी, हार्मोनल विटामिन, ठीक है। अब अगर इनकी कमी हो जाए तो क्या होगा? काम इनका क्या था? हड्डियों की मजबूती, मेन काम। तो अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो रोग उत्पन्न होगा। तो इनकी कमी से पहला बच्चों में रोग, एडल्ट में फ्लैश तो नहीं आ रहा, ठीक। तो जो बच्चों में रोग होगा उसको हम बोलते हैं रिकेट्स। डी का सनसाइन विटामिन या हार्मोनल विटामिन, सुरेंद्र जी, ठीक है। तो बच्चों में विटामिन डी की कमी से रोग होता है रिकेट्स, और बड़ों में विटामिन डी की कमी से होता है ऑस्टियोमलेशिया। और दोनों रोग की कंडीशन में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, चाहे बच्चों की चाहे बड़ों की, ठीक। नेक्स्ट, अब लड़कों वाला विटामिन शुरू होगा। विटामिन ई। विवेक जी, यहां बच्चों की बात हो रही है, बड़ों की बात थोड़ी हो रही है। बच्चे मिल्क फीडिंग करते हैं
तो अगर उसमें कैल्शियम कम हो जाती है तो कैल्शियम आयन से पूरा हो जाता है। ठीक है, छोटे बच्चों की बात होती है, न्यूली बॉर्न बेबी की बात हो रही है, बड़ों की बात नहीं होती है। बड़े तो वैसे ही बियर पी के कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट लेते रहते हैं, है ना। इतना ज्यादा कैल्शियम हो जाता है कि कैल्शियम बाहर ही नहीं निकलता है, तो फिर ब्रेन हेमरेज होने लगता है। छोटे बच्चों की बात हो रही है। कैल्शियम जरूरी होता है एक मॉडरेट क्रम में, ज्यादा नहीं। धूप बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। जॉन्डिस अलग चीज होती है। जॉन्डिस से इसको कहां जोड़ रहे हो यार? जॉन्डिस अलग चीज होती है, जॉन्डिस इसका मतलब नहीं। चलिए देखिए, जो विटामिन डी की कमी है, अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगा तो बच्चों में सूखा रोग हो जाता है जिसको हम बोलते हैं रिकेट्स, और बड़ों में ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग होता है। और इस दोनों रोग के जो लक्षण हैं, चाहे वो बच्चों में है चाहे बड़ों में है, दोनों रोग में क्या होता है कि उनकी हड्डियां अत्यंत कमजोर हो जाती है। ठीक है, यानी विटामिन डी की कमी से हड्डियां अत्यंत कमजोर हो जाती हैं। बच्चों में कमजोर होती है तो उसको हम रिकेट्स बोलते हैं, और बड़ों में होती है तो उसको हम ऑस्टियोमैलेशिया बोलते हैं। जो विटामिन डी है, विटामिन डी के ज्योति जी, मैंने क्या काम बताया था? पहला, ये हड्डियों को मजबूत करती हैं। दूसरा काम, ये कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित रखती हैं। तीसरा काम, गर्भ में पल रहे शिशु की सुरक्षा करती है। इसलिए गर्भवती महिला को विटामिन D3 जरूर दिया जाता है, विटामिन डी दिया जाता है। और सबसे अधिक विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कॉड लिवर ऑयल में। ठीक है, मछली के तेल में सबसे अधिक विटामिन डी पाई जाती है। और विटामिन डी को एक चीज और याद रखना, विटामिन डी का कोई प्लांट सोर्स नहीं है, यानी किसी भी प्लांट प्रोडक्ट में विटामिन डी नहीं होता। सामान्यतः विटामिन डी एनिमल प्रोडक्ट में ही मिलता है, चाहे वो आपका मिल्क हो, चाहे मिल्क से बना हुआ कोई प्रोडक्ट हो, घी है, आपका मक्खन है, चीज है, इसमें विटामिन डी होते हैं। ठीक है ना, प्लांट प्रोडक्ट में विटामिन डी नहीं होते। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं विटामिन ई। विटामिन ई को हम बोलते हैं टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन, ठीक। इसका एक और नाम है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। ठीक है, तो विटामिन ई के 3 नाम, टोकोफेरॉल केमिकल नाम है इसका, उपनाम है, इसको हम बोलते हैं ब्यूटी विटामिन, और तीसरा नाम है इसका एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, यानी नपुंसकता को रोकने वाला विटामिन। ठीक है, 3 नाम इसके विटामिन ई के। और विटामिन ई की अगर हम बात करें तो ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है सोयाबीन के बीजों में। जो सोयाबीन के बीज होते हैं उसमें विटामिन ई सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। और नॉर्मली जो विटामिन ई का आपका सोर्स है, जितने भी तेल वाले बीज होते हैं, ऐसे बीज जिनमें ऑयल होता है, जैसे आपका मस्टर्ड हो गया या अलसी का बीज हो गया, तो इन सभी में आपके विटामिन ई पाए जाते हैं। हाँ, आलमंड में भी बिल्कुल, इसलिए तो आलमंड ऑयल को त्वचा पर लगाई जाती है ना, हेयर में लगाई जाती है। खैर फिलहाल तो टोकोफेरॉल क्या काम करता है? पहला काम करता है ये
कि ये आपके शरीर की कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करता है। आपका स्किन है, स्किन का बाहरी स्तर क्या है? कोशिका झिल्ली। तो ये क्या करता है? कोशिका झिल्ली को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, कोई भी तेल वाला जो बीज है उसमें होता है। तो अब ये आपकी बॉडी के कोशिका झिल्ली को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही जो हमारी पेशियां होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, उनकी क्रियाशीलता को बनाए रखती है। तो कोशिका झिल्ली की सुरक्षा के साथ साथ मांसपेशियों की क्रियाशीलता को बनाए रखती हैं। उसके साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करती हैं। कैसा कार्य करती हैं? एंटीऑक्सीडेंट का। ये एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करती हैं, मतलब कि आपकी त्वचा में जो झुर्रियां पड़ जाती हैं, जो झाइयां पड़ जाती हैं, उसको ये रोकने का कार्य करती है। ठीक है, तो चूंकि त्वचा को झाइयां और झुर्रियां से बचाती हैं और कोशिका झिल्ली को प्रोटेक्ट करती हैं, तो इस वजह से आप क्या दिखने लगते हो? सुंदर दिखने लगते हो। इस वजह से इसको हम बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। इसके साथ साथ विटामिन ई क्या करती हैं? पुरुषों में शुक्राणु और महिला में अंडाणुओं के बनने में सहायक होती है। यानी अगर आपके शरीर में विटामिन ई की मात्रा कम हो जाएगी तो शुक्राणुओं का भी निर्माण सही ढंग से नहीं हो पाएगा, अंडाणुओं का भी महिला के शरीर में निर्माण नहीं हो पाएगा, यानी कि आप कैसे नपुंसकता के शिकार हो जाओगे। इसीलिए इसको हम बोलते हैं एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, यानी नपुंसकता को रोकने वाला विटामिन। तो विटामिन ई की अगर कमी हो जाएगी तो हमारे जो जनन अंग हैं वो क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे, और जनन अंग कमजोर हो जाने से शुक्राणुओं एवं अंडाणुओं का निर्माण नहीं हो पाएगा। अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो आपकी त्वचा में रूखापन आ जाएगा, त्वचा सिकुड़ने लगेगी, जगह जगह झाइयां और झुर्रियां पड़ने लगेगी। इस वजह से हम इस विटामिन को बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। तो इनकी कमी से कहां पे इफेक्ट होगा? दो जगह इफेक्ट होगा, एक तो हमारी त्वचा पर, दूसरा हमारे जनन अंग पे। ठीक है, यानी इनकी कमी से हमारी त्वचा संक्रमित हो जाती है और उसके साथ साथ ये हमारे जो जनन अंग होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, अब ये कैसा काम करती हैं? एंटीऑक्सीडेंट है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या बोला है? देखो, हमारे शरीर में जो उपापचयी प्रक्रिया होती है ना, तो जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उसी तरीके से कुछ एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ होते हैं। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ होते हैं ये क्या काम करते हैं? आपकी सेल की ग्रोथ को रोक देते हैं, जिसके कारण आपकी उम्र तो बढ़ती है लेकिन आपकी त्वचा एज इट इज बनी रहती है वैसे ही। ठीक है, जैसे आपने वो एड देखा होगा ना संतूर साबुन का, तो उसमें बोलती थी ना महिला, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता, है ना। साबुन का ऐड आता है ना। ये बात दूसरी, वो लोग कभी साबुन नहीं लगाती। लास्ट वाला फिर से बता दो, कौन सा लास्ट वाला? अच्छा, थोड़ा आराम से। ठीक है, हाँ ठीक। देखिए, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, नपुंसकता को रोकने वाला विटामिन इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि विटामिन ई की कमी से क्या होता है? शुक्राणुओं एवं अंडाणुओं का निर्माण कम होने लगता है। तो विटामिन ई क्या करता है? जनन अंगों को मजबूत करता है। ठीक है ना, शुक्राणुओं एवं अंडाणुओं के बनाने में सहायक होता है। तो जब विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो अंडाणु और शुक्राणु कम बनेंगे, और कम बनेंगे तो आप नपुंसकता के शिकार हो जाओगे। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, यानी विटामिन ई की कमी से हमारे जनन अंग क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं, त्वचा संक्रमित हो जाती है। ठीक, अब विटामिन ई जो है एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। ठीक है, अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट एक प्रकार के पदार्थ होते हैं,
हमारे शरीर में जो उपापचय की प्रक्रिया होती रहती है ना, तमाम प्रकार की भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया, तो तमाम प्रकार की शरीर में प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स, इसको हम बोलते हैं मुक्त मूलक, और ये एक प्रकार के बाई प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं, जो हमारी त्वचा को या हमारे अंगों को या हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। कौन? फ्री रेडिकल। कहां बनते हैं? शरीर के अंदर बनते हैं, हर एक भाग में बनते हैं। तो हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल बनते हैं उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, तो ये फ्री रेडिकल हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? ये हर खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट इसी फ्री रेडिकल को नष्ट करने का कार्य करते हैं, जिससे हमारी कोशिकाएं संक्रमित होने से बच जाती है। ठीक है, इसीलिए जब किसी को संक्रमण की बीमारी होती है तो डॉक्टर एक एंटीऑक्सीडेंट की भी दवा चला देता है। वो इसलिए चलाते हैं एंटीऑक्सीडेंट कि अगर बॉडी में फ्री रेडिकल ज्यादा बन रही हैं तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करती है? उसको नष्ट कर देती है। एंटीबायोटिक दूसरी चीज है, एंटीऑक्सीडेंट दूसरी चीज है, और सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट अगर कहीं पाया जाता है तो वो है तुलसी के पत्ते में, धनिये के पत्ते में, और तीसरे नंबर पे है आप जो गुड़ खाते हो, गुड़ पता होगा बहुत सारे लोगों को, उसमें पाई जाती है। ठीक है, गांव वालों को तो पता ही होगा, शहर वालों को शायद ओरिजिनल गुड़ देखने को न मिलता हो। हाँ, सिटी वालों को तो वही ब्राउन ब्राउन कलर का गुड़ देखने को मिलता है, और गांव वालों को तो पता है ओरिजिनल काला वाला गुड़ जो होता है। हाँ, मीठा होता है, मीठा कहा नहीं जाता है, मीठा होता है। ठीक है, तो इतना काम है विटामिन ई का। नेक्स्ट चलते हैं विटामिन के। विटामिन के का क्या है क्वेश्चन पूछ लिया है? हाँ, सब मिलावट होता है शशि जी। ओरिजिनल जो होता है वो डार्क कलर में होता है गुड़। हाँ भारती यादव जी, अब सुन लीजिए फ्री रेडिकल्स क्या होता है। शरीर में उपापचयी प्रक्रिया, तमाम प्रकार की जो रासायनिक प्रक्रिया होती हैं, उसके फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्हीं पदार्थों को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, मुक्त मूलक। ठीक है, और इसी मुक्त मूलक को नष्ट करने वाला जो पदार्थ होता है उसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ होता है ये आपके हर खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन की तरह, कार्बोहाइड्रेट की तरह, प्रोटीन की तरह। तो एंटीऑक्सीडेंट जो मेन काम होता है इनका, हमारे शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स, मुक्त मूलक, जो हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको ये क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। उन्हीं पदार्थों को हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। और सर्वाधिक एंटीऑक्सीडेंट आपके तुलसी के पत्ते में पाई जाती है। इसीलिए देखते हैं कि गांव में किसी को फीवर आता है तुरंत तुलसी का काढ़ा पिला देते हैं उसको, क्योंकि जैसे शरीर में कोई फ्री रेडिकल्स बना होगा तुरंत तुलसी का पत्ता जाएगा, उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट है उस फ्री रेडिकल्स को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं, मार देते हैं। विटामिन के, इसको हम बोलते हैं फिलोक्यूनोन, या इसको हम बोलते हैं नेफ्थोक्यूनोन, केमिकल नाम है इसका। ठीक है, फिलोक्यूनोन या फिर नेफ्थोक्यूनोन। ठीक, रासायनिक नाम है। अब ये जो क्या काम करते हैं आपके विटामिन के, ये आपके यकृत में
जो हमारी लीवर होती है ना, लीवर क्या करती है, हमारी लीवर कोशिकाएं ये यकृत में फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्राम्बिन के निर्माण में सहायक होती है। पता है ना, प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन ब्लड में, बताया था ना। निर्माण कहां होता है इनका, यकृत में, रहते कहां पे हैं आपके, प्लाज्मा में। तो विटामिन के की उपस्थिति में फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्राम्बिन का निर्माण होता है। और ब्लड क्लॉटिंग में भी मैंने बताया था कि ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के बहुत बड़ा योगदान देता है। तो विटामिन के का जो मेन काम होता है वो होता है ब्लड को क्लॉट करना, रुधिर का थक्का बनाना। ठीक है, तो विटामिन के की उपस्थिति में रुधिर का थक्का बनता है। ठीक, अब कुछ मात्रा में विटामिन के का जो निर्माण है वो हमारी जो बड़ी आंत होती है ना, तो हमारी बड़ी आंत में कुछ मात्रा में विटामिन के का संश्लेषण होता है। जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो जन्म लेने के कुछ ही घंटे के बाद, ठीक है, कुछ घंटे या फिर एक आध दिन के बाद बच्चे के जो बड़ी आंत होती है, उस बड़ी आंत में जीवाणु पनपने लगते हैं। उस जीवाणु का नाम है ई कोलाई, इरिस्चिया कोलाई, पहले भी बता चुका हूं मैं। तो विटामिन के का जो मेन काम है वो क्या है, रुधिर का थक्का बनाना। तो अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, चोट लगने के उपरांत रुधिर का थक्का नहीं बन पाएगा, और रुधिर का थक्का नहीं बनेगा तो ब्लीडिंग क्या होने लगेगी, ज्यादा होने लगेगी। इसीलिए जब कभी किसी को चोट लगती है या ब्लड ज्यादा बहने लगता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, तुरंत विटामिन के का इंजेक्शन दे देते हैं ताकि उसका रुधिर का बहना बंद हो जाए, रुधिर का थक्का बन जाए। ठीक है, तो ऐसे रोगी जिनके शरीर में विटामिन के की कम मात्रा है उनको भी जल्दी डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करते हैं। तो विटामिन के का जो मेन काम है वो है रुधिर का थक्का बनाना, और विटामिन के की अनुपस्थिति में रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है, यही इसकी कमी है। और रुधिर का थक्का नहीं बन पाएगा तो ब्लड चोट लगने के बाद ज्यादा बहेगा। ठीक, तो इतनी है आपकी कहानी विटामिन के की। नेक्स्ट आपका है विटामिन पी। विटामिन पी, विटामिन पी को हम बोलते हैं, सुरेंद्र जी, के का उपनाम कोई नहीं है। के को एंटी हेमोरेजिक फीवर भी बोलते हैं, सॉरी एंटी हेमोरेजिक विटामिन भी बोलते हैं, रक्त को बहने से रोकने वाला विटामिन। ठीक है ना, उसका नाम ज्यादा नहीं आता है, तो जनरली विटामिन के उपनाम नहीं लिए जाते हैं, अदरवाइज इसको हम एंटी हेमोरेजिक विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन पी को हम बोलते हैं निकोटिनामाइड। और ये जो निकोटिनामाइड है ये क्या काम करता है कि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं ये कोशिकाओं को दुर्बल होने से बचाता है। विटामिन के पत्तियों वाली सब्जियों में मिलता है आशीष जी, ठीक, पत्तियों वाली सब्जियों में विटामिन के मिलता है और लगभग हर फ्रूट्स में मिलता है। ठीक, नहीं कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, ABCD नाम रखा गया है, कोई फुल फॉर्म नहीं होता है इसका। फ्लैश पे, जो फ्लैश पे है वो ऊपर लिखा हुआ है ना, फिलोक्विनोन नाम है इसका, ये सब रासायनिक नाम है इसका विटामिन के का। ठीक, विटामिन पी का नाम है निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड क्या करता है, हमारी कोशिकाओं को मजबूत बनाता है। ठीक है, यानी इनका जो मेन काम है कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करना, कोशिकाओं को स्ट्रांग बनाना। अगर इनकी कमी हो जाती है
तो इनकी कमी से हमारी कोशिकाएं दुर्बल हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। ठीक, इसका बस नाम रखे रहिएगा, निकोटिनामाइड। ठीक, वेट, 1 मिनट वेट कीजिए, मैं आ रहा हूं। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल दीजिएगा। हाँ, मूंगफली में भी विटामिन आता है। नेक्स्ट आप डाल दीजिएगा विटामिन बी। आपकी नेक्स्ट क्लास अब कब है? मंडे को। हाँ दीपाली जी, जो ट्रांस फैट होता है, ट्रांस फैट से मसल्स और लीवर प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली ट्रांस फैट बहुत डेंजरस चीज है। हाँ, क्वेश्चन पूछना हो पिछले तो नेक्स्ट क्लास में होगा। नहीं, कल क्लास मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, कल क्लास है कि नहीं, शायद मे भी। 1 मिनट रुक जाइए। कल क्लास है? आपको बताओ। 1 मिनट में बता रहा हूँ आप लोगों को। चलिए, आपको मैसेज मिल जाएगा, शायद नहीं है। कल परसों छुट्टी है। हाँ, सुबह वाली है ना? ये सुबह वाली है, मॉर्निंग वाली। 19-20 ऑफ है। ठीक है, चलिए, कुछ पूछना हो क्वेश्चन तो पूछ लीजिए। विटामिन बी, नेक्स्ट स्टडी डाल लीजिएगा विटामिन बी। विटामिन बी में बहुत सारे टाइप्स हैं। हाँ सचिन जी, विटामिन पी को हम बोलते हैं निकोटिनामाइड। और विटामिन पी क्या करता है ना, आपकी जो सेल्स होती हैं, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, उनको मजबूती करता है, प्रदान करता है। और इनकी कमी से हमारी जो सेल्स होती है वो वीक हो जाती है। नहीं रितिका जी, 2 दिन क्लास ऑफ है। अब क्लास मंडे को है।
छठ के वजह से आपको हुआ होगा। एंटीऑक्सीडेंट विनोद जी उसमें होता है, तुलसी के पत्ती में, तुलसी में होता है। दीपाली जी, थैलेक्वाइड जो होता है ये पाई जाती है उसमें, क्या होता है, हरित लवक में। क्लोरोफिल जो होती है ना, हरित लवक में क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल में थैलेक्वाइड होती है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हेल्प करती है। ऋषभ जी, ताकि डस्ट पार्टिकल अगर हो तो निकल जाए। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रामेश्वरी जी होता है। मैक्रो का मतलब होता है ज्यादा, ऐसे पोषक पदार्थ जिनकी हमको ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है उनको हम बोलते हैं मैक्रो पोषक पदार्थ, और जिनकी हमको कम मात्रा में आवश्यकता होती है उसको हम बोलते हैं माइक्रो। तो आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये मैक्रो में आते हैं क्योंकि हम इनकी हमको ज्यादा आवश्यकता होती है। विटामिन माइक्रो में आते हैं क्योंकि इनकी हमको कम आवश्यकता होती है। शुगर में विनोद जी एंटीऑक्सीडेंट की बहुत कम मात्रा में होती है, धनिया में होती है अच्छी मात्रा में। फैट सॉल्युबल का मतलब होता है ऐसे विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं, यानी वो वसा में घुलते हैं, जल में नहीं घुलते हैं, तो वो है विटामिन ए, डी, ई। नॉर्मली आप चाय में डाल दीजिए, चाहे शशि जी पानी में बॉयल करके पी लीजिए। विनोद जी, खूब पानी पीजिए और विटामिन सी की कैप्सूल खरीद के उसी पे लगाइए, एलोवेरा जेल मिला के ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, मसल्स और लीवर फैट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। फैटी चीजों को कम खाएंगे और सुबह मॉर्निंग वॉक करें, गुनगुना पानी पिए, अपने आप ये कम हो जाएगा, दवा लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। रामेश्वरी जी, इसका रासायनिक नाम है ना, इसका रासायनिक नाम ही फिलोक्विनोन है, इसलिए इसको फिलोक्विनोन बोलते हैं। अब नाम इसका फिलोक्विनोन क्यों पड़ गया, ये तो बड़ा मुश्किल होगा, है ना। जैसे नमक है, उसका सोडियम क्लोराइड ही नाम क्यों है, क्योंकि उसका रासायनिक फार्मूला NaCl है। ठीक है, तो उसी तरीके से इसका भी जो केमिकल कंपोजिशन होगा उस वजह से उसका नाम फिलोक्विनोन है। हाँ, पपीते में विटामिन डी नहीं, पपीते में ए भी होता है, सी भी होता है। मैंने बोला था ना, किसी भी प्लांट प्रोडक्ट में सामान्यतः विटामिन डी नहीं होता। क्वांटासोम दीपाली जी, थैलेक्वाइड के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो प्रकाश को ग्रहण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, उसको हम बोलते हैं क्वांटासोम। ठीक है, सिक्के जैसी एक संरचना होती है, उसको हम बोलते हैं ग्रेना, और बहुत सारे ग्रेना को आपस में मिला देते हैं तो उसको हम बोलते हैं थैलेक्वाइड। ठीक है, और इसी ग्रेना के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्वांटासोम। क्वांटासोम क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। सचिन जी, योगा करिए, सुबह टहलिए और पौष्टिक चीजें खाइए, नॉर्मली वेजिटेबल्स खाइए, ठीक हो जाएगा। आंखों की पावर कम करने के लिए मैं आपको वीडियो बता दूंगा, एक्सरसाइज है, पावर कम हो जाएगा आपका। फिलोक्विनोन और नेफ्टोक्विनोन एक ही नाम है। ठीक है,
खाली पेट बादाम खाने से आपको विटामिन और मिनरल प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, जिससे कोशिकाएं जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इसमें न्यूट्रिशन की भरमार होती है, जो आपके शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है, विशेष तौर से ब्रेन एक्टिविटी और नर्व एक्टिविटी। हाँ बिल्कुल, जरूर से बता दूंगा। सचिन जी, डाइजेस्टिव प्रोसेस के बाद बायोटेक। ऐसी कोई बात नहीं कि मोटे पर्सन में सनरे से विटामिन डी ज्यादा बनता है, ऐसा कोई रीजन नहीं है। हाँ, अगर आप आंखों को रेस्ट नहीं देंगे तो मसल्स वहां की सिकुड़ने लगती हैं, पिगमेंटेशन हो जाता है, जो आपके पिगमेंट है वो जगह इकट्ठा होने लगते हैं, जिसके आपके आंखों के नीचे काला घेरा बनने लगता है। वो इसलिए कि पपीते में एसिड होते हैं और वो एसिड आपकी डाइजेस्टिव प्रोसेस को बहुत तेज करते हैं, मतलब वो एसिड रिलीज करते हैं आपकी बॉडी में, तो आपकी पाचन प्रक्रिया के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। लेकिन अगर ये कभी कभी तेज हो जाते हैं ना, तो भ्रूण को नष्ट करने लगते हैं। इस वजह से कभी भी प्रेग्नेंट लेडी को विशेष तौर से कच्चा पपीता खाने को नहीं दिया जाता। पका पपीता थोड़ा बहुत खा सकती है, कच्चा नहीं। सचिन जी, कोई भी ब्रिलियंट स्टूडेंट यूपीएससी का टॉपर नहीं बनता है, ठीक। अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट यूपीएससी का टॉपर बनता तो केवल 52% मार्क ही लाता, ठीक। ऐसी कुछ बात नहीं है, आप सब लोग यूनिक हो। कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझो। बस फर्क इतना होता है कि सबके पढ़ने का तरीका अलग होता है, सबके सोचने और समझने का तरीका अलग होता है। अगर आपके पढ़ने का डायरेक्शन सही है और आप सही ढंग से पढ़ रहे हैं, उन चीजों को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता अगर सही है, लेखन क्षमता सही है, तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे और टॉप भी कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। आईएएस की हिस्ट्री में मैक्सिमम सिलेक्शन जो होते हैं वो नॉर्मल स्टूडेंट। शशि जी, आप बादाम की बात कर रहे हैं या मूंगफली की बात कर रहे हैं? कोई भी आपका पोषक पदार्थ हो, बादाम वगैरह का छिलके में बहुत सारे विटामिन होते हैं, ठीक है। तो छिलके को नहीं उतारना चाहिए, छिलके सहित खाना चाहिए। बाबा रामदेव का कहना है सूरज को देखने से आंखों की रोशनी ठीक होती है, तो ऐसा थोड़ी कि 12 बजे दोपहर में आप देखोगे तो सूरज की रोशनी, मॉर्निंग में जो सुबह सुबह होती है वो देखने से सही होती है। क्योंकि विटामिन डी अगर बनेगा आपके शरीर में, तो विटामिन डी से आंखों की जो मसल्स होती है वो मजबूत होंगी ना, मजबूत होंगी तो जाहिर सी बात है आंखों को फायदा होगा। मस्टर्ड ऑयल अगर आप क्या बोलता है, खाना बना रही है तो गर्म करके, नॉर्मली आप अगर बॉडी पे लगा रही है तो उसको गर्म मत कीजिए, नॉर्मल लगाइए। सचिन जी, बौद्धिक क्षमता, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज सुनिए, जो डिबेट होता है राज्यसभा पे लोकसभा पे उसको सुनिए, बाकी किसी न्यूज चैनल की नहीं। राज्यसभा लोकसभा पे डिबेट सुनिए और फिर उसको सोचिए, इसी से बौद्धिक क्षमता डेवलप होगी। विटामिन बी के बारे में जैसलिन जी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। विटामिन बी को, बी के कई रूप हैं, इसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स करते हैं।
हाँ, डायरेक्ट आंखों से देख लीजिए, उगते हुए सूर्य को देखते हैं, बट आंखें संभाल नहीं पाती उस रोशनी को। ऑयल गर्म करके बेबी को इसलिए मालिश करते हैं कि क्योंकि बेबी नहाता तो है नहीं, है ना, बेबी को नहलाते तो है नहीं, तो ऑयल गर्म करके करते हैं, तो स्किन पे जो जर्म होते हैं ना, वो गर्मी के कारण वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए अक्सर बच्चों को गर्म तेल में मालिश करते हैं, उसमें अजवाइन वगैरह सब डाल देते हैं, और वो अच्छी तरीके से एंटीबैक्टीरियल हो जाता है। सेल साइकिल में दीपाली जी मत जाइए। एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, मैंने बोला था ना, कोशिका डिवीजन को पढ़िए ही मत। कोशिका डिवीजन से क्वेश्चन आते हैं, कभी नहीं पूछे जाते हैं, तो क्यों बेवजह आप कोशिका डिवीजन में जाके जा रही हैं? मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, नहीं जरूरत है पढ़ने की। मैंने बोला था ना कि बहुत ज्यादा आपको झोला नहीं इकट्ठा करना है, पढ़ना है ना, बहुत ज्यादा किताबें नहीं इकट्ठा करना है। आप वही चीज पढ़िए जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होता है ना। अदरवाइज कैरियोटाइपिंग